हेलो गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज इकोनॉमी के सेशन में आज हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चर इन इंडिया। कल हमने जो अपना टॉपिक कवर किया था, तो कल जो टॉपिक कवर हुए हैं उसमें हमने पढ़ा था इंडियाज़ इकोनॉमिक सेक्टर, इंडियाज़ इकोनॉमिक सेक्टर। ओके, तो बेसिकली हमने 3 सेक्टर्स पे बात की थी। सबसे ज़्यादा फोकस किया था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। तो इन सेक्टर्स के अंतर्गत कौन कौन से काम आते हैं, इनकी क्या उपयोगिता है और कौन से सेक्टर किस सेक्टर को सपोर्ट करता है, और तीनों सेक्टर्स में क्षेत्रों में क्या कोरिलेशन है, इन सब की बात हमने पिछले वीडियो में की थी। और 2 टॉपिक हमारे जो पिछले इस वीक के करंट के टॉपिक थे उनको हमने इस वीडियो में कवर किया था। तो जिन बच्चों का भी ये वीडियो मिस हुआ है वो पीछे प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ओके, अच्छा, इसके अलावा कुछ टॉपिक हमने पहले कवर किए हुए हैं, लेकिन कुछ नए बच्चे, अब लगभग 200 प्लस नए बच्चे संस्थान में एक्स्ट्रा जुड़ चुके हैं। तो उन टॉपिक्स को हम आगे चल के दोबारा से कवर करेंगे, ठीक है ना। तो जो भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं उन टॉपिक्स के लिए परेशान नहीं होना है, हम उसको दोबारा से आगे जाके कवर कर देंगे। सो ऑल ऑफ यू वेलकम एट द मिर्जापुर पोर्टल ऑफ मुख्यमंत्री अभ्युदय सेंटर। ओके, दिस इज द सेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इन टुडेज सेशन वी विल कवर एग्रीकल्चर इन इंडिया. Okay, and agriculture in India. Today's topic and subtopic under the agriculture in India is land reform. Okay, अब इसके अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है वो होगा लैंड रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म को आज हम डिटेल में कवर करेंगे कि लैंड रिफॉर्म की ज़रूरत क्यों पड़ी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अंडरस्टैंड व्हाई डिड वी नीड लैंड रिफॉर्म। हमें जो भूमि सुधार हैं आज़ादी के पश्चात, ओके, उनकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, ये एक बड़ा क्वेश्चन है और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, ये प्री प्लस मेंस के लिए दोनों ही पर्पस से बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और ख़ास तौर से मेंस में इससे एक क्वेश्चन पुटअप हो ही जाता है, ठीक है ना। डायरेक्ट इससे ना होकर इसके सब जो कंटेंट है जिनकी आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं उनसे भी सीधे सीधे क्वेश्चंस पुटअप हो जाते हैं। पीटी में इससे आपको फैक्ट वाइज चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, फैक्चुअल जो भी कंटेंट है वो याद रखना पड़ेगा। ओके, तो आज हम बात करेंगे लैंड रिफॉर्म की। सबसे पहले कि आज़ादी के पश्चात हमें भूमि सुधारों की ज़रूरत क्यों पड़ी। ऐसा क्या हुआ कि औपनिवेशिक काल में जो भी समस्याएं थीं, क्या उनके जो सुधार थे उनका एक ही तरीका था भूमि सुधार? क्या भूमि सुधार के द्वारा औपनिवेशिक काल की जो जड़ता थी उसको खत्म किया जा सकता था? खैर, आज़ादी के बाद जो भी औपनिवेशिक काल की जो प्रचलित भू धारण प्रणालियाँ थीं या जो भू संबंधी प्रणालियाँ थीं, ठीक है ना, उनकी जो शोषक प्रवृत्ति थी या उनकी जो शोषणकारी नीतियाँ थीं औपनिवेशिक काल की, ठीक है ना, उनको रूल आउट करने के लिए भूमि सुधारों की आवश्यकता महसूस की गई। ओके, भूमि सुधारों के बेसिकली अगर देखा जाए तो 2 मूल उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य था कि औपनिवेशिक काल की जो विरासत थी, जो औपनिवेशिक काल में किसानों ने या कृषकों ने जो सहा था, और भारत में जो अर्ध सामंती प्रकृति की जो कृषि प्रणाली या कृषि संरचना जो उपज गई थी, उसके आधार पर जो कृषि सामंती कृषि प्रणाली थी उसके कारण जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थीं कृषि उत्पादन को लेकर, उसको दूर करना। कृषि उत्पादन में जो सामंती व्यवस्थाओं की जो बाधाएं थीं, जो औपनिवेशिक काल की जड़ता थी, उसको दूर करने के लिए हमें भूमि सुधारों की आवश्यकता थी। एक तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में क्या था कि कृषि प्रणाली के जो शोषक लक्षण थे उनको समाप्त करना था, और ग्रामीण आबादी में जितने भी वर्ग थे, यानी कि ग्रामीण आबादी के सभी वर्गों की स्थिति को सुधारना, उनको अवसर की समानता प्रदान करना, ठीक है ना। इसके अलावा उन्हें सामाजिक न्याय प्रदान करना भी भूमि सुधारों का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था, जिसके कारण हमें भूमि सुधार लाने पड़े। ओके,
अब इसके अंदर हमने क्या क्या काम किए, इसकी चर्चा हम आज के टॉपिक में करेंगे। आपको कोई भी डाउट होता है, सबसे पहले तो आप पूरे टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। लैंड रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आपको पेपर 1 में जो सोसाइटी का पार्ट है उसमें काम आएगा। पेपर 2 में जो सामाजिक न्याय का पार्ट है उसमें भी आपको हेल्प करेगा। पेपर 3 में जो इकोनॉमी का सेक्शन है उसमें भी आपको ये हेल्प करने वाला है। इसके बाद पेपर 4 में जो केस स्टडी आती हैं उसमें ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा। ओके, इसके अलावा इस टॉपिक का एक और इम्पोर्टेंस है कि ये टॉपिक निबंध में आपको हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक ऐसे एटलीस्ट पूछा ही जाता है। तो आप ये मान के चलिए आज जो हमने टॉपिक चुना है ये लगभग आपको सारे पेपर्स में हेल्प करने वाला है। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़ जाएं। जो बच्चे जिनके कांटेक्ट में हैं, जो बच्चे अभी क्लास जिनको पता नहीं है कि इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट हो गई है या कोई भी क्लास जो भी थोड़ा सा रीच से बाहर हैं अभ्युदय प्लेटफॉर्म के, वो सारे बच्चे धीरे धीरे अब इसमें कनेक्ट होने लगे। और जिनके भी वीडियो छूट जाते हैं टाइम से, वो बाद में प्लेलिस्ट में जाकर अपने वीडियोस को बार बार देख सकते हैं। अगर एक बार में चीज़ें आपको ग्रैप्स नहीं होती हैं तो सबसे पहले तो आप, चूँकि ये देखिए डिजिटल और जो वर्चुअल और जो फिजिकल क्लास होती है उसमें यही बेसिक अंतर है, तो इसमें आपको हो सकता है कि बार बार देखना पड़ जाए। चलिए भूमि सुधार की सबसे पहले बात करते हैं। तो भूमि सुधार क्या है? भूमि सुधार को अगर सीमित व व्यापक दोनों अर्थों में समझा जा सकता है। सीमित अर्थों में भूमि सुधार का अर्थ कृषि पर अधिकतम सीमा के अधिरोपण इसको आप लिखते जाइएगा के कारण प्राप्त की गई अधिशेष भूमि को छोटे किसानों और भूमिहीन काश्तकारों में वितरित करना है। अगर भूमि सुधार के हम सीमित अर्थों में समझें तो इसका एक मतलब ये है कि जो अधिकतम सीमा थी कृषि क्षेत्र में उसको हम सीलिंग लगाकर जो हम अधिशेष भूमि प्राप्त करेंगे उसको हम छोटे किसानों और भूमिहीन काश्तकारों में वितरित कर दें। इसका एक सीधा सा सिंपल एक लाइन में अगर आप समझना चाहें तो ये है। लेकिन अगर आप इसको ब्रॉड अर्थ में समझना चाहें, व्यापक अर्थों में समझना चाहें, तो इसका मतलब है कि इसमें स्वामित्व, संचालन, पट्टा, बिक्री, भूमि के और उत्तराधिकार के विनियमन भी सम्मिलित होते हैं। मतलब क्या है कि कृषि से संबंधित स्वामित्व की बात भी इसमें की जाएगी, उसके संचालन, उसके पट्टा, उसकी बिक्री और भूमि के उत्तराधिकारी के भी नियम और विनियमन इसमें शामिल होते हैं। तो भूमि सुधार को अगर आप सीमित अर्थों में समझते हैं तो इसका मतलब आप समझिए कि भूमि सुधार के दौरान एक सीलिंग लगाकर, ठीक है ना, अधिकतम सीमा यानी कृषि की एक अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी गई कि एक परिवार के अंतर्गत इतनी हेक्टेयर भूमि रहेगी। अब इसके अलावा उस परिवार में जितनी भी भूमि है उसको सरकार अपने अंडर करेगी और उसको छोटे किसानों और भूमिहीन काश्तकारों में वितरित कर देगी। ये तो इसका सिंपल सा अर्थ हो गया। लेकिन अगर इसको आप ब्रॉड अर्थ में समझते हैं, व्यापक अर्थों में समझते हैं, तो इसका मतलब है कि कृषि का स्वामित्व, उसका संचालन, उसकी पट्टा, बिक्री और भूमि के उत्तराधिकारी के नियम भी इसमें सम्मिलित होंगे। भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए सबसे पहले जो भूमि सुधार की जो हमें ज़रूरत पड़ी कि क्यों ज़रूरत है, तो भारत में कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए हमें भूमि सुधार की आवश्यकता पड़ी। गरीबी निवारण के लिए हमें भूमि सुधार की आवश्यकता थी और सामाजिक न्याय के लिए भी हमें भूमि सुधार की आवश्यकता थी। तो हमें किन किन चीज़ों के लिए भूमि सुधार की आवश्यकता थी कि कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए, गरीबी निवारण के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का एक एक्सट्रीम गरीबी थी और ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि सबसे मेजर टूल है लोगों की गरीबी को दूर करने के लिए। जैसे अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री ने भी, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने गरीबों ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान हैं उनकी आय को दुगनी करने के लिए एक टारगेट रखा है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का टारगेट रखा है। इसका एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी निवारण को जो है लागू किया जा सके, ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी को दूर किया जा सके, जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रह रहे हैं उनको ऊपर उठाया जा सके। ओके, तो इनको सुनिश्चित करने के लिए भूमि सुधारों की आवश्यकता
हो गई। इसके अलावा सामाजिक न्याय को भी सुनिश्चित करना था। सामाजिक न्याय को कैसे सुनिश्चित करना था? देखिए, आपको पता है कि ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, भारत में कई सारी जातियां निवास करती हैं, कई सारे वर्ग निवास करते हैं, ठीक है। तो इन जातियों और वर्ग में अपने अपने डिफरेंसेस हैं, और ख़ास तौर से जो ग्रामीण क्षेत्रों में शोषित दलित जो लोग हैं, उनके साथ ये बहुत बड़ी समस्या थी कि उनके पास अपनी भूमि नहीं थी। ओके, वो या तो भूमिहीन किसान हैं आज़ादी के बाद, या फिर वो लेबर हैं, ओके, जो श्रमिक हैं, कृषि श्रमिक जिनको आप कह सकते हैं, जो खेती किसानी में काम करते हैं, उसके एवज में जो उनको मिलता है। अच्छा, इसके समय आज़ादी के बाद एक जजमानी प्रणाली भी विकसित थी, जिसमें क्या होता था कि जो भी नाई, धोबी और इस तरह के लोग हैं, तो एक गांव में एक जजमान होता था, उसके यहाँ काम करते थे, तो उसके बदले उसको पैसा नहीं मिलता था, बल्कि उसके बदले वो उसके जो अनाज है या उसके कपड़े हैं या है ना, त्योहार में कुछ दे दिया गया। तो इस तरीके की एक प्रणाली भी थी। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पिछड़ा तबका था हमारा, ठीक है ना, जिसको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ठीक है, या पिछड़ा वर्ग था, वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित थे। तो उनको हमें सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए भी भूमि सुधारों की आवश्यकता पड़ी थी। ओके, इसके अलावा चूंकि प्राचीन मतलब पहले से ही, ऐतिहासिक काल से ही, एक सेकेंड, ऐतिहासिक काल से ही काश्तकारों तथा बटाईदारों के शोषण से हो क्या रहा था कि जो कृषि की उत्पादकता थी, उस पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ रहा था, विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। क्यों, क्या होता था? क्योंकि उस फसल को ज़्यादा से ज़्यादा जो औपनिवेशिक काल था उसमें पैदा करने का दबाव होता था। पैदा करने का दबाव इसलिए होता था क्योंकि उनके पास कर बहुत ज़्यादा ले लिया था। लगभग 50% से ऊपर की टैक्सेशन प्रणाली यहाँ पर इस समय चल रही थी, ठीक है ना। तो इससे क्या होता था कि और उसके लिए ना तो उर्वरक होता था, ना उसके थोड़ा सा गैप पीरियड मिलता था कि जो भूमि की उर्वरता है वो वापस आ जाए। तो इससे कृषि की उत्पादकता पर काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ता था। ओके, अब इसके बाद आज़ादी के बाद ये सोचा गया कि अगर इस शोषण को, ठीक है ना, काश्तकारों और बटाईदारों का जो शोषण है, अगर इसको रोक दिया जाए तो उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ओके, फिर अब अगर आप देखें कि ये जो विचार है, क्या ये विचार पूंजीवादी विचार है या समाजवादी विचार है? सबसे पहले तो यही समझना, पूंजीवादी विचार है या समाजवादी विचार है। तो इसमें जो ये पूंजीवादी विचार से अलग है, ये एक तरीके से समाजवादी विचारधारा है। अब अच्छा, पूंजीवादी विचारधारा क्या होती है अगर ये समाजवादी विचारधारा है? देखिए, समाजवादी विचारधारा में क्या है कि हम शोषण को कम करेंगे, ऐसे समझिए यहाँ कि समाजवादी विचारधारा में क्या है, ये जो यहाँ पर है, दो विचारधाराएं हैं, पूंजीवादी और समाजवादी। समाजवादी विचारधारा में क्या है कि हम शोषण को कम करेंगे, और जब शोषण को कम करेंगे तो उत्पादकता हमारी बढ़ जाएगी। ओके, शोषण को कम करेंगे तो उत्पादकता बढ़ जाएगी। लेकिन पूंजीवादी विचारधारा यहाँ पर अलग है। पूंजीवादी विचार में क्या होता है कि तकनीकी एवं मशीनों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। तकनीकी एवं मशीनों पर सबसे ज़्यादा पूंजीवादी समाज में ध्यान दिया जाता है। जैसे आप यूएस की फार्मिंग देखते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा योग है, बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है उनके फार्म में। हमारे यहाँ अब वो चीज़ें स्टार्ट हो पाई हैं 21वीं सदी में आकर। ओके, क्योंकि 90 के बाद जो हमने आर्थिक सुधार किए, ये उसका परिणाम हुआ। इससे हमारी जो है उत्पादकता में वृद्धि हुई है। अब वर्तमान समय में देखें तो अधिकांश लोगों का यह मानना था कि पूंजीवादी विधि से कृषि उत्पादकता को पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ाया जा सकता, एक सीमा तक बढ़ाया जा सकता है, इसके अलावा इसको बढ़ाने का कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए भूमि सुधार सबसे ज़्यादा आवश्यक थे, जिससे कि किसानों का शोषण रोका जा सके और जो है उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो ये दोनों ही विचारधाराएं प्रासंगिक हैं। ओके, दोनों ही विचारधाराएं प्रासंगिक हैं भूमि सुधार के लिए। ओके, इन दोनों ही विचारधाराओं का बराबर का योगदान है, क्योंकि सिर्फ शोषण के अलावा हमें टेक्नोलॉजिकल इन्हेंस भी कृषि क्षेत्र में करना पड़ेगा और हम कर रहे हैं।
ओके, इसके लिए हम बहुत सारी सब्सिडी दे रहे हैं, बहुत सारी सरकारी योजनाएं चला रही है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। भारत में गरीबी निवारण और सामाजिक न्याय के लिए भूमि सुधार आवश्यक माने गए। सोशियो इकोनॉमिक सेंसस CES 2011 के अनुसार भारत में लगभग 56% ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं। अब समझिए, आप अभी भी 56% ग्रामीण परिवार भूमिहीन है। ऐसी स्थिति में यह जरूरी हो जाता है कि भारत में अन्य बातों के अलावा भी भूमि सुधारों के माध्यम से कृषि योग्य भूमि का उचित वितरण सुनिश्चित कराया जाए। जो भूमिहीन किसान हैं उन्हें उचित रूप से भूमि का वितरण सुनिश्चित किया जाए। गरीबी निवारण के लिए जरूरी हो जाता है कि निर्धन लोगों को आय अर्जित संपत्तियों का उचित वितरण किया जाए, मतलब ऐसी संपत्तियों का वितरण किया जाए जिससे उनकी आय बढ़े। ऐसा भी ना हो कि उन्हें बंजर भूमि का वितरण कर दिया जाए जिससे उनकी आय प्रभावित हो जाए और उनकी आय ना बढ़े। ओके, तो गरीबी निवारण के लिए हमें निर्धन लोगों को आय अर्जित करने वाली संपत्तियों का वितरण करना पड़ेगा। इस संदर्भ में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो एग्रीकल्चर लैंड है वो सबसे इम्पॉर्टेंट संपत्ति है या सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में सामने आती है। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि भारत में जो भूमि सुधार हुआ उसकी क्या रूपरेखा रही है। तो भारत में भूमि सुधारों की रूपरेखा को हम इस चार्ट के, इस डायग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। बेसिकली इसमें 3 स्तर पर काम किया गया। सबसे पहले बिचौलियों का अंत किया गया, दूसरे काश्तकारी सुधार किए गए और तीसरे नंबर पर भूमि का पुनर्संगठन किया गया। इन तीनों सिस्टम्स को हम अलग अलग अब डिस्क्राइब करके पढ़ेंगे। काश्तकारी सुधार के अंतर्गत लगान का नियमन, काश्तकारी जो स्वामित्व है उसकी बात की गई और काश्तकारों को स्वामित्व संबंधी अधिकार देने की बात भी काश्तकारी सुधार के अंतर्गत किए गए। अब जो कृषि भूमि का पुनर्संगठन है, इसमें 2 बातों की चर्चा की गई कि छोटे खेतों की समस्या को दूर किया जाए और निर्धन लोगों को भूमि का जो वितरण है वो किया जाए। अब छोटे खेतों की समस्या को दूर कैसे किया जाए, इसके लिए चकबंदी, सहकारी कृषि या लीजिंग जैसी चीज़ों का सहारा लिया गया। ये समाधान ये निकाला गया और निर्धनों को भूमि वितरण कैसे किया जाए उसके लिए सीलिंग या हदबंदी जैसे टूल को अपनाया जाए, जिसकी चर्चा हमने पहले की है। ओके, तो ये तो हो गया भारत में भूमि सुधारों की रूपरेखा। इस डायग्राम को आप या तो सेव कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, या फिर इसको अपनी बुकलेट में आप इसको बना लीजिए ताकि कभी भी आप जब भूमि सुधार पढ़ें तो आप एक लाइन में इस पूरे डायग्राम से समझते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाएं। चलिए अब शुरू करते हैं डिटेल चर्चा। सबसे पहले भारत में बिचौलियों का अंत या भारत में बिचौलिए। ओके, तो भारत में बिचौलियों के अंत की जो शुरुआत है उसे 1948 में मद्रास राज्य ने शुरू कर दिया था। धीरे धीरे अन्य राज्यों ने भी इसके लिए कानून बनाए और 1972 तक आते आते इसका पूर्णतया उन्मूलन कर दिया गया। ओके, और इसे सबसे सफल भूमि सुधार माना गया। ठीक है ना, किसको कि जो बिचौलियों का अंत किया गया, इसको सबसे सफल माना गया बिचौलियों को अंत को लेकर। लेकिन ऐसा नहीं कि ये अंत इतनी आसानी से हो गया, बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा और सबसे बड़ी समस्या थी न्यायपालिका का हस्तक्षेप। ओके, जिनका संबंध क्या था कि बिचौलियों से जो उनका नुकसान हो रहा है उसके लिए उन्हें क्षतिपूर्ति दी जाए। आप समझिए कितना बड़ा पॉइंट था यहाँ पर कि न्यायपालिका ने इसमें इंटरफेयर किया और उसने कहा कि जो भी बिचौलियों को नुकसान हो रहा है, ठीक है ना, उसके लिए इन बिचौलियों को क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया जाए। भारत पूरे उस विश्व समुदाय में गिने चुने देशों में ही ऐसा है जिसमें भूमि सुधार लागू करते समय क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया। अब इस प्रावधान को जब किया गया तो अब क्षतिपूर्ति जब देनी पड़ेगी तो जाहिर सी बात है कि जो भूमि सुधार बहुत तेजी से होना चाहिए था वो भूमि सुधार धीरे धीरे हुआ और उसकी जो प्रगति थी वो भी धीमी हो गई। उसका जो रिजल्ट था वो इतना इफेक्टिव नहीं आ पाया। ओके, क्यों? क्योंकि न्यायपालिका के द्वारा यहाँ पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान कर दिया गया था। इज दैट क्लियर? हालांकि फिर भी हमने 1972 तक आते आते जो बिचौलियों का प्रावधान था उसको समाप्त करने की कगार पर हम पहुंच गए थे और ये हमारा सबसे सफल प्रयास रहा कि भारत में बिचौलियों का अंत हो गया। इसके अलावा हमारा सेकेंड पर काश्तकारी सुधार। अब ये हमारा बड़ा टॉपिक है, इसको हमें बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है और मेंस के पर्पस से भी आपके पास कुछ अच्छे शब्द रहें
इसलिए भी इसको ध्यान से सुनना और इसको नोट डाउन करते जाना है आपको। ओके, चलिए। काश्तकारी सुधार के अंतर्गत सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, लगान का नियमन। देखिए, आज़ादी के बाद भूस्वामियों के द्वारा काश्तकारों से लगान जो टैक्स वसूले जाते थे, लगान या जो टैक्स वसूले जाते थे, इससे कृषि उत्पादकता पर बहुत ही निगेटिव प्रभाव पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि जो टैक्स रेट था वो कभी कभी 50% के स्तर से ऊपर पहुंच जाता था। जो टैक्स रेट था ये बहुत हाई था आज़ादी के बाद। तो इससे क्या हो रहा था कि जब टैक्स रेट जब ज़्यादा होगा तो उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा था। ओके, तो इससे क्या हो रहा था कि अधिकांश मामलों में ऐसा देखा गया था कि जो टैक्स रेट था बहुत ऊंचा चला जा रहा था, जबकि जो पूर्व योजना आयोग है हमारा, अब हम पूर्व ही इसको कहेंगे क्योंकि अब योजना आयोग एग्जिस्टिंग नहीं है। ओके, अब योजना आयोग की जगह जो वर्क करता है वो कौन करता है? नीति आयोग काम करता है। तो योजना आयोग ने कहा था जो ये टैक्स रेट है वो 20 से 25% के आसपास होना चाहिए, लेकिन वो टैक्स रेट हाइक कर जाता था। तो पूर्व योजना आयोग की बात को ध्यान में अगर हम रखें तो उस समय फिर विभिन्न राज्य सरकारों ने कई सारे नियम कानून बनाए और उन्हें लागू करने का प्रयास किया, लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो इन नियमों को या लगान के जो नियमन थे इनको पूर्ण रूप से लागू नहीं कराया जा पाया। ओके, इसके मुख्यतः अगर हम देखें तो दो कारण माने जाते हैं सबसे ज़्यादा। ठीक है, दो कारण माने जाते हैं कि जो नियम बने लगान को नियमित करने के लिए वो क्यों इफ़ेक्टिव नहीं हो पाए। उसका पहला कारण ये है कि भारत में जनसंख्या का दबाव बहुत था और जनसंख्या का दबाव होने के सापेक्ष में भूमि की कमी थी। ओके, मतलब कि जनसंख्या का दबाव ज़्यादा था और इसके सापेक्ष भूमि की कमी का सामना भी देश कर रहा था। अतः क्या था कि हम भारत को कह सकते हैं यहाँ पर लैंड हंग्री कंट्री। ओके, तो भारत में जनसंख्या का बहुत ज़्यादा दबाव था और भूमि की उसकी सापेक्षता कमी थी। पहला कारण तो ये रहा, इस कारण भी नियम जो लगान थे उसका हम नियमन नहीं कर पाए। दूसरा जो कारण है वो भारत में काश्तकारों की आर्थिक जो सशक्तिकरण था उस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। क्या दूसरा कारण था? लिखते जाइए, काश्तकारों की आर्थिक सशक्तिकरण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। ओके, ये भी एक बड़ा कारण था। मतलब क्या था कि अवसरों की उपलब्धता से अधिक सशक्तिकरण का जो है हमें ध्यान देना चाहिए था। हमने अवसरों की ना तो उपलब्धता पर सही से ध्यान दिया, ना ही इनके सशक्तिकरण को यानी इनको मजबूत करने पर हमने ध्यान दिया। तो ये दो कारण थे कि जो लगान का नियमन था वो हम सही से नहीं कर पाए। अब ये तो पहला पॉइंट हो गया लगान का नियमन। अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, बी पॉइंट की, काश्तकारी में स्थायित्व। ओके, जो हमने डायग्राम देखा था ये सारे टॉपिक हम वही पढ़ रहे हैं, इसको आप फिर से देख लीजिएगा ये वाले टॉपिक। ठीक है, हमने लगान का नियमन पढ़ लिया है। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप यहाँ से फिर से क्लियर आउट कर लीजिए। अब हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, काश्तकारी में स्वामित्व। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। काश्तकारी में स्वामित्व मतलब क्या है कि इसके अंतर्गत ये सोचा गया कि काश्तकारों व बटाईदारों को जो संबंधित भूमि है जिस पे वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, उस पे उनको स्थायी अधिकार दे दिया जाए। यानी कि काश्तकारों को या बटाईदारों को संबंधित भूमि पर स्थायी अधिकार दे दिया जाए। स्थायी अधिकार की बात की, इस संदर्भ में राज्य सरकारों द्वारा फिर से अलग अलग कानून बनाए गए, ठीक है ना, और कई सारी बातों का ध्यान रखा गया इन कानूनों को बनाते समय। ठीक है, तो अब इसमें बेसिकली हम 3 पॉइंट को देखेंगे कि इन कानूनों को जो ये राज्य सरकारों ने कानून बनाए उनको 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले कि काश्तकारों
की बेदखली जो है वो कानूनी प्रक्रिया से हो। अगर उन्हें स्थायी अधिकार देना है तो इसके लिए जो नियम बनाए गए उसमें 3 नियम सबसे इम्पोर्टेंट थे कि जो काश्तकारों की, सबसे पहला काश्तकारों की ठीक है ना, बेदखली कानूनी प्रक्रिया से हो, बेदखली कानूनी प्रक्रिया से हो। सेकेंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट था कि जो काश्तकारों की बेदखली का आधार हो, इसको लिखते जाइए, काश्तकारों की बेदखली का आधार खुद काश्त हो। ओके, मतलब वो स्वयं अपने बेदखली का जो है पर्सनल जो कंसल्ट है वो खुद काश्त की होनी चाहिए। ओके, अब तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि काश्तकारों की बेदखली अगर की जाती है तो भूमि का एक निश्चित भाग उसके लिए छोड़ा जाना चाहिए। किसके लिए? काश्तकार के लिए। ओके, कि यदि काश्तकार की बेदखली की जाती है तो उसके लिए भूमि का एक निश्चित भाग छोड़ा जाना चाहिए। ओके, मैं ये बड़ा बड़ा इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या लिखा हुआ है। मोबाइल स्क्रीन में आपको बहुत छोटा ना समझ में आए। ओके, तो ये 3 बातों का ध्यान रखा गया जब काश्तकारी में हमने स्थायित्व की शुरुआत की। ओके, तो इन 3 बातों को, लेकिन अब क्या ये चीज़ें लागू हो पाई? क्या इनके जो काश्तकारी का स्थायित्व था ये प्रॉपर तरीके से चल पाया? ये नहीं चल पाया, ये असफल हुआ। लेकिन इसके असफलता के कारण क्या थे, इस पे अब हम चर्चा करेंगे कि इसके असफलता के कारण क्या थे। ओके, असफलता के कारण। ठीक, देखिए सबसे पहले तो कि जो खुद कास्ट की परिभाषा थी वो डिफाइन नहीं हो पाई। खुद कास्ट की परिभाषा ही नहीं डिफाइन हो पाई, इस वजह से भी ये समस्या बनी रही कि जो इनको अलग किया जा रहा है, जिनको बेदखल किया जाए, तो कास्ट की डेफिनेशन क्या है? तो कास्ट की डेफिनेशन ही उचित ढंग से जब डिफाइन नहीं हो पाई तो ये बहुत बड़ी समस्या रही, जिसके कारण ये काश्तकारी जो नियम कानून बनाए गए वो फेल कर गए। दूसरा पॉइंट, पर्याप्त जो अभिलेख थे उनकी कमी थी। अभिलेख का मतलब क्या था कि जो रिकॉर्ड थे उनकी कमी थी, खेती से संबंधित जो रिकॉर्ड की कमी थी, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना। अब जैसे उस समय एक प्रोफेसर थे के.एन. राज, उन्होंने कहा कि भारत में काश्तकारी का लगभग 85% हिस्सा है ना सिर्फ मौखिक है, मौखिक व अनौपचारिक है। अब जहाँ 85% हिस्सा मौखिक हो और अनौपचारिक हो तो वहाँ पर रिकॉर्ड हो ही नहीं सकते, और रिकॉर्ड की कमी में जो जमींदार थे या बड़े पूंजीपति थे उन्होंने इसका लाभ उठाया और ये लूपोल जो काश्तकारी नियम बने थे उनमें निकल आए। इसके अलावा लोगों में स्वैच्छिक समर्पण का अभाव था, स्वैच्छिक समर्पण का अभाव था। लोगों में स्वैच्छिक समर्पण का अभाव था, वो अपने मन से ही किसी को अपनी जो एक्स्ट्रा भूमि थी या एक्स्ट्रा जो जमीन थी वो देना ही नहीं चाह रहे थे। तो इसका मतलब क्या है कि वो उनमें स्वैच्छिक समर्पण ही नहीं था, सिर्फ वो सरकार के दबाव में ऐसा कर रहे थे। तो उससे बचने के लिए वो कुछ हथकंडे भी अपना लेते थे। इस वजह से भी काश्तकारी अधिनियम फेल हुआ, या काश्तकारी से संबंधित जो स्थायित्व से संबंधित जो नियम कानून बनाए गए उनमें भी कुछ असफलताएं रहीं। ओके, काफ़ी हद तक सफल भी रहे और काफ़ी हद तक वो असफल भी रहे। तो दोनों बातें हमने इसके प्रोज एंड कॉन्सेस आपको बता दिए हैं। अब बात करते हैं सी पॉइंट, इसका 2 पॉइंट पे हमने बात कर ली है काश्तकारी में। तीसरे पॉइंट पर बात करते हैं कि काश्तकारों को स्वामित्व संबंधी अधिकार दिए गए। ओके, अब इसकी जब हम बात करेंगे काश्तकारों को स्वामित्व संबंधी अधिकार के बारे में,
ये सी पॉइंट है। तो ये इस पे ये है कि देखिए ऐसा है, इसमें सोचा गया कि जो लोग लंबे समय पर एक ही खेती पर या एक ही जोत पर काम कर रहे हैं, वो उनको उस भूमि पर परमानेंट अधिकार दे दिया जाए या उसे उस भूमि का स्वामी बना दिया जाए। इसमें क्या सोचा गया कि लंबे समय लगभग टाइम रखा गया 12 वर्ष। 12 वर्ष से एक ही खेत जोतने वाले काश्तकार को संबंधित भूमियों का स्वामी बना दिया गया है, स्वामी बना दिया। ओके, तो इसका ध्यान रखना है। एक सेकेंड आप लोग वेट करिएगा जरा। ओके, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक्चुअली लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम था। ओके, तो जनरेटर चलाने में थोड़ा सा 2 मिनट का टाइम लगेगा। सो डोंट वरी, लेट्स वी स्टार्ट। हम कहाँ थे कि काश्तकारों को भूमि संबंधी अधिकार दिए जाए। तो इसमें ये था कि लंबे समय तक, और ये टाइम रखा गया लगभग 12 वर्ष तक, जो एक ही खेत जोतने वाले लोग हैं, ठीक है ना, उनको संबंधित भूमियों का स्वामी बना दिया जाए। जिस भूमि पर वो काम कर रहे हैं उस पे उनको स्वामी बना दिया जाए, उसको उनका अधिकार दे दिया जाए, ऐसे समझिए आप, ठीक है ना। अब इस बात को लेकर भी कुछ कानून बनाए गए, ठीक है ना। अब लेकिन भारत में क्या था कि इस मतलब भूमि सुधार को लेकर फिर वही बात की विशेष सफलता नहीं मिली। और अगर एक डाटा की बात करें, ठीक है, तो 1992 तक कुल भूमि यानी कृषिगत क्षेत्रफल, आप कह सकते हैं कृषिगत क्षेत्रफल का लगभग 90% भाग, ठीक है, 90% भाग काश्तकारों को स्वामित्व संबंधी अधिकार में मिल गए थे, स्वामित्व संबंधी अधिकार में मिल गए थे। और इसका भी 97% भाग सिर्फ 7 राज्यों तक ही सीमित था, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। वो 7 राज्य कौन कौन से थे, जैसे असम, केरल, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, हिमाचल। कितने राज्य हो गए, 1 2 3 4 5 6, है ना। हिमाचल के अलावा एक आप मान सकते वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो यहाँ तक ही ये सीमित थे। अब जैसे एक पीटी के फैक्ट से आप देख लीजिएगा, एक उसी समय इसी काश्तकारी स्वामित्व को लेकर एक आंदोलन चला, ऑपरेशन बरगा, ऑपरेशन बरगा, ये चला था वेस्ट बंगाल में। ओके, ऑपरेशन बरगा इसको नाम दिया गया था। तो भारत में इस भूमि सुधार को लेकर अब जो भी सफलता मिली या ज़्यादा नहीं मिली, ठीक है ना, लेकिन इसने काश्तकारों के ऊपर एक दबाव बनाया, भूमि जो स्वामी थे उनके ऊपर एक दबाव बनाया कि काश्तकारों को उनका मालिकाना हक मिल सके। ओके, इसके बाद अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पर। चलिए, कि कृषि भूमि का पुनर्संगठन, थर्ड पॉइंट। ओके, चलिए सबसे पहले तो उस डायग्राम में हम लोग वापस जाते हैं, देखते हैं
कि अब हम इस तीसरे पॉइंट की चर्चा करने जा रहे हैं। किसकी? इस तीसरे पॉइंट की, कृषि भूमि का पुनर्संगठन। ओके, अब इसके अंतर्गत हम इन दो टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। छोटे खेतों की समस्या को कैसे दूर किया जाए और निर्धनों को भूमि वितरण कैसे किया जाए। तो इसके अंतर्गत चकबंदी, सहकारी कृषि और लीजिंग और हदबंदी के टॉपिक आएंगे और इनको हम डिटेल में अब समझने की कोशिश करेंगे। तो आपके दो टॉपिक यहाँ पर कवर हो गए हैं, बिचौलियों का अंत कैसे हो और काश्तकारी सुधार कैसा हो। ओके, अब हम बात करते हैं कृषि भूमि के पुनर्संगठन के बारे में। तो सबसे पहले इसमें हम पहला टॉपिक शुरू करेंगे कि छोटे खेतों की समस्या जो है उसको कैसे दूर किया जाए, और उसके अंतर्गत हम पहले पॉइंट को पढ़ेंगे कि कृषि भूमि का उपविभाजन और उपखंड की क्या समस्या है। देखिए, छोटे खेतों की जो समस्या है उसके समाधान के लिए जो कृषि भूमि का उपविभाजन है या उपखंड है, इसको सबसे पहले समझने की ज़रूरत है कि ये क्या उपविभाजन होता है, क्या उपखंड होता है। ठीक है ना। तो इन दोनों की डेफिनेशन, उपविभाजन का मतलब क्या हो गया? सब डिवीज़न। ओके, और इनकी दोनों की क्या डेफिनेशन है, इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले, यदि कोई कृषि भूमि, सबसे पहले उपविभाजन को समझते हैं। यदि कोई कृषि भूमि छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है तो उसे भूमि का उपविभाजन कहते हैं। तो यदि कोई कृषि भूमि छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाती है तो उसे उपविभाजन कहते हैं। ठीक है ना। दूसरा समझते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का कुल भूस्वामित्व, अब उपखंड की बात कर रहे हैं, कि यदि किसी व्यक्ति का कुल भूस्वामित्व अलग अलग स्थानों पर बिखर जाता है तो इसे भूमि का उपखंडन कहते हैं। उपखंडन कहते हैं। उपविभाजन क्या है? जब कोई भूमि का एक टुकड़ा है और इसके कई छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं, ओके, इसे कहते हैं उपविभाजन। मान लीजिए ये एक फॉर्म है, ठीक है, अब इसके 4 टुकड़े हो गए, A, B, C, D, तो ये हो गया उपविभाजन। उपखंड में क्या होगा कि एक टुकड़ा आपका A यहाँ पर है, ठीक है ना, और B टुकड़ा आपका यहाँ पर है, यहाँ कुछ और Z, Y, X ये टुकड़े हैं, ठीक है ना, फिर आपका एक खंड C यहाँ पर है। तो ये हो गया उपखंड की समस्या। ओके, तो ये 2 प्रकार की जो समस्याएं थी जो कृषि के पुनर्संगठन को लेकर आ रही थी। अब इसके अलावा हम कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं कि इसके कारण पे चर्चा करने से पहले कुछ फैक्ट देखते हैं, ठीक है ना। तो फैक्ट में आते हैं कि भारत में जो कृषि जोतों का आकार जो निरंतर छोटा होता चला जा रहा था, उसकी बात करें तो लगभग 1970-71 में जो कृषि का औसत आकार था वो 2.28 हेक्टेयर था, जो लगभग 1995 में आकर 1.41 हेक्टेयर हो गया। ओके, फिर इसके बाद भारत में लगभग 85% किसान सीमांत किसान की श्रेणी में, या सीमांत जो जोतें थीं जो कृषि की उसके अंतर्गत आते हैं, सीमांत कृषि जोतों के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो कुछ फैक्ट हो गए। और ये लघु प्रकार की जोतें होते हैं, आपको पता है, छोटी प्रकार की जोतें होती हैं, है ना। इसके बाद अब आते हैं कि इसके कारण क्या थे, कि भारत में जो कृषि जोतों का उपविभाजन हुआ या उपखंडन हुआ, इसका कारण क्या रहा। तो एक तो इसका सबसे बड़ा कारण था वंशानुक्रम का नियम। भारत में जो वंश अनुक्रम का नियम है, ये एक बहुत बड़ा कारण बना। वंशानुक्रम का कारण क्या बना कि मान लीजिए किसी पिता के 4 पुत्र हैं,
ओके। तो पिता ने जब 4 पुत्रों को अपनी खेती का बंटवारा करेगा तो वो उपविभाजन तो हो ही जाएगा। मान लीजिए ये एक कोई फादर हैं ए, उन्होंने जब अपनी खेती का अपने 4 बेटों में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये बी, सी, डी और ई, अब ये छोटे छोटे जोतों में बदल जाएंगी ये, तो ये क्या होगा, ये उपविभाजन हो गया। फिर ये अपने बच्चों को लेकर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी संपत्ति को, तो इन खेतों का फिर से उपविभाजन हो जाएगा। तो इसलिए हमारे यहाँ छोटी जोतें ज़्यादा मिलती हैं, या जो सीमांत जोतें हैं उनकी जो संख्या है वो ज़्यादा है। पहला कारण तो ये हो गया, पहला कारण लिख लीजिए आप, वंशानुक्रम का नियम। दूसरा कारण लिखिए, जनसंख्या का दबाव। भारत में जनसंख्या का दबाव बहुत ज़्यादा है। ओके, इस कारण भी खेतें छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती हैं। मान लीजिए जनसंख्या तेज़ी से रैपिडली बढ़ रही है तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो जो जोतें बड़ी बड़ी खाली भी पड़ी हैं उनको भी छोटी छोटी जोतों में बदल कर और उनसे प्रोडक्शन लेने की कोशिश की जा रही है। जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, इसका मतलब है वंशानुक्रम के जो नियम हैं वो भी इसमें शामिल हो जा रहे हैं। तो फिर से छोटी छोटी जोतों, और इसके बाद जनसंख्या के दबाव का कारण क्या होता है, जो लोग खेती खरीदते हैं, ठीक है ना, जो परचेस करते हैं, अब वो उनकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो एक बड़ा जोत अपने लिए खरीद सके, तो वो छोटी छोटी खेती खरीदने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जिनकी कीमत उनके बजट में हो। तो वो एक खेती का टुकड़ा यहाँ खरीदा, कोई दूसरी खेती का टुकड़ा वहाँ खरीदा, इस वजह से उपखंडन की भी समस्या बनी रहती है। इसके बाद करते हैं तीसरे पॉइंट की बात, ये भी हमारे सोसाइटी से रिलेटेड है कि संयुक्त परिवारों का पतन। संयुक्त परिवारों का पतन। देखिए पहले क्या होता था कि संयुक्त परिवार होता था तो सारे लोग मिलकर पूरी खेती का ध्यान रखते थे और खेती करते थे, लेकिन अब चूंकि संयुक्त परिवारों का पतन हो रहा है, लोग एकल परिवार की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो एकल परिवार की तरफ बढ़ने का मतलब क्या है कि उनको घर में बंटवारा चाहिए, घर का हिस्सा अलग अलग हो जाता है। तो जब सबका हिस्सा अलग अलग हो जाएगा तो जोतों की संख्या और उपखंडन की जो समस्या है ये बढ़ती चली जाएगी। ये एक बहुत बड़ा कारण इसमें रहा है कि संयुक्त परिवारों का पतन हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब देखिए नगरीय सभ्यता भी बढ़ रही है और नगरीय सभ्यता में संयुक्त परिवारों का तेजी से भारत में पतन हो रहा है। अभी भी संयुक्त परिवार के कुछ उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं, लेकिन वो मोस्ट ऑफ, है ना, जनरलाइज नहीं कहेंगे, मोस्ट ऑफ आपको ग्रामीण क्षेत्रों में या जो छोटे नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ देखने को मिलेंगे। जो बड़े नगरीय क्षेत्र हैं वहाँ संयुक्त परिवार का बहुत ज़्यादा पतन हो चुका है, 2-4-5% परिवार का नहीं कहा जा सकता है, वहाँ पर एकल परिवार की बहुलता मिलती है। ओके, चौथा जो सबसे बड़ा पॉइंट था, किसानों की ऋणग्रस्तता। देखिए औपनिवेशिक काल की जो जड़ता थी उस कारण किसानों को बहुत ज़्यादा लगान देना पड़ता था। इस कारण वो बिचौलियों का जो वो था जाल था उसमें वो फंस गए थे। क्यों? क्योंकि उनको ऋण भी चुकाना होता था। इस कारण उन्होंने क्या किया कि अपने ऋण चुकाने के लिए अपनी ज़मीनों को कास्ट जो भूस्वामी थे या तो उन्हें वापस कर दिया या फिर जिनसे उन्होंने पैसा लिया था उनको वो जो है अपनी कृषि क्षेत्र दे दिया। ओके, तो ये भी किसानों की ऋणग्रस्तता एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें कि खेती की बढ़ती कीमत एक बहुत बड़ा कारण रहा है। खेती, जैसे कि भी हमने बात की, खेती की बढ़ती कीमत। अब खेती की इतनी कीमत ज़्यादा बढ़ गई है कि अगर कोई व्यक्ति खरीदता है तो लोग इतनी बड़ी ज़मीनें या जोतें नहीं खरीद पाते हैं, तो छोटी छोटी ज़मीनें खरीदते हैं, छोटी छोटी ज़मीन खरीदते हैं। ओके, इसके बाद आप कह सकते हो कि भूमि की उर्वरता, ये लास्ट पॉइंट है, भूमि की उर्वरता। ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है जिसके उपविभाजन और उपखंडन को जन्म दिया है कि अगर भूमि की जैसे उर्वरता घट गई तो भूमि की उर्वरता घटने के कारण क्या होता था, लोग उस भूमि को छोड़ देते थे, दूसरी भूमि पर वर्कआउट करते थे, तो वो जो भूमि का टुकड़ा है वो कहीं अलग हो जाता था, ठीक है ना। तो इस कारण भी अब भूमि की उर्वरता घट गई, तो जब विभाजन होता है तो उसमें भी एक व्यक्ति को पूरा हिस्सा नहीं दिया जा सकता है, तो उसके भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इस कारण ये उपविभाजन और उपखंडन की समस्या बनी रही है। अब इसका प्रभाव क्या रहा, उपविभाजन और उपखंडन का प्रभाव क्या रहा, तो इसकी बात करते हैं।
ओके, देखिए इस कारण हुआ क्या कि जो सबसे पहले देखिए कृषि लागत थी वो बढ़ गई, कृषि लागत ऊंची हो गई। ओके, यानी कि जो कृषि करने की लागत थी वो बढ़ गई। सबसे पहला प्रभाव तो ये पड़ा, कृषि जो थी वो महंगी हो गई, क्योंकि छोटी जोत है। अब छोटी जोत के लिए वहाँ पर पानी, सिंचाई, बीज, मशीनरी का पहुँचना, ये सब सारी चीज़ें क्या हो गई, बहुत कॉस्टली हो गई। ओके, दूसरा सबसे बड़ा जो वो रहा प्रभाव पड़ा, वो क्या पड़ा कि इनके प्रबंधन में कठिनाई होने लगी। जो छोटी जोतें होती हैं इनके प्रबंधन में कठिनाई होती है। ठीक है, तीसरी पॉइंट सबसे बड़ा क्या रहा कि जो जोतें थी या कृषि थी उसकी उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ा, उत्पादकता घट गई, आप ऐसे कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो आधुनिक तकनीकें हैं उनको लागू नहीं किया जा सकता, इतने छोटे जोत हैं, आधुनिक तकनीकों को लागू नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। चौथा पॉइंट क्या रहा, इनके क्या समस्या रही, उपखंडन और उपविभाजन से समस्या रही कि छिपी बेरोजगारी को बढ़ावा मिला। इसकी चर्चा हमने बेरोजगारी के चैप्टर में की है, लेकिन फिर भी हम अभी आगे करेंगे। जिन बच्चों का ये बेरोजगारी का चैप्टर छूट गया है, वो जो भी 6 टॉपिक जो छूट गए हैं उनकी चर्चा हम विस्तार से आगे करेंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तो छिपी बेरोजगारी की समस्या, छिपी बेरोजगारी का मतलब क्या है, यहाँ थोड़ा सा एक लाइन में समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए एक फॉर्म है, इस पर ये 4 लोग काम कर रहे हैं। ओके, अब इस फॉर्म की उत्पादकता है मान लीजिए 4 क्विंटल। अब अगर इससे हम इन 2 लोगों को हटा दें, सिर्फ 2 लोग ही काम करते रहें, ठीक है ना, तब भी इनकी उत्पादकता 4 क्विंटल ही रहेगी। तो इसका मतलब ये 2 लोग क्या हैं, 2 लोग सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं है, लेकिन इससे उत्पादकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यही है छिपी हुई बेरोजगारी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट प्रभाव क्या पड़ा, भूमि का बर्बाद होना। देखिए जब भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में पड़ेगी तो उसमें देखिए आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखते हैं कि उसमें मेड़ भी पड़ती है, बीच में बंटवारे के लिए लाइन बनाई जाती है, तो ये जो भूमि है बीच की ये खराब हो जाती है। ओके, तो यानी क्या होगा, भूमि का बर्बाद होना एक ये बहुत बड़ा कारण इसमें रहा है। ओके, फिर इसके अलावा एक प्रभाव पड़ा, जो सीमा संबंधी विवाद थे कृषि के वो बढ़ने लगे। सीमा संबंधी विवाद जो थे कृषि के वो बढ़ने लगे। अब इससे क्या हुआ कि उनका बहुत सारा समय बर्बाद हो रहा है, इन झगड़ों में बहुत सारा पैसा बर्बाद हो रहा है। तो इससे कृषकों की आय पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा, कृषकों की आय पर विपरीत प्रभाव पड़ा। ओके, और न्यायपालिका पर एक एक्स्ट्रा दबाव शुरू हो गया, न्यायपालिका पर दबाव बनने लगा। ओके, तो ये इसके उपविभाजन और उपखंडन के प्रभाव थे। अब हम इसका समाधान की बात करें तो इसका समाधान क्या है, इसका समाधान है चकबंदी। इसका समाधान क्या है, इसका समाधान है चकबंदी। तो चकबंदी क्या है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। समाधान में चकबंदी, देखिए चकबंदी क्या है ऐसे समझिए, मान लीजिए ये 2 जोते हैं ए बी। ओके, इसको मिला, एक ये ए की जोत है, एक ये बी की जोत है। यहाँ पर एक और फील्ड जो खेती पड़ी है उसमें एक ये ए का पार्ट है और एक ये बी का पार्ट है। ओके, अब मान लीजिए इन दोनों से हम आपस में समझौता करा लें और ये पूरी जो चेक है वो ए की हो जाए और ये वाली पूरी चेक है जो वो बी की हो जाए। तो इससे क्या होगा कि जो भूमि के उपविभाजन की समस्या है वो देखिए यहाँ पर समाप्त हो गई और उसके जो ड्रॉबैक थे उससे भी निजात पाई जा सकती है। इसका मतलब क्या है, चकबंदी के अंतर्गत लिख लीजिए आप लोग, चकबंदी के अंतर्गत लोगों के भूमि स्वामित्व में
बदलाव करके, यानी यहाँ पर भूमि स्वामित्व बदल जाएगा, बदलाव करके खेतों को या छोटे खेतों को बड़े खेतों में बदला जाए। ओके, अब चकबंदी में क्या हो रहा था कि जो लोगों का भू स्वामित्व था वो बदल जाएगा, छोटे चकों को बड़े चकों में इसमें बदलाव हो जाएगा। इस डायग्राम से आप समझ सकते हैं। तो भारत में चकबंदी को लेकर हालांकि कोई बहुत विशेष प्रगति नहीं हुई है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि जो हमारे वेस्टर्न इंडिया है, यानी कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर इसकी कुछ प्रगति हमें दिखाई पड़ी। कौन कौन से एरिया में? पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ हमें इसकी दिखाई गई। हालांकि अब हमें पुनर्चकबंदी की आवश्यकता महसूस हो रही है, क्योंकि एक लंबे समय से ये प्रक्रिया बंद पड़ी है। ओके, अब लेकिन फिर भी अगर ये चीज़ सफल नहीं हो पाई, जब ये भूमि की जोतों के आकार को बढ़ा देती है और उनकी उत्पादकता बढ़ जाती है या लोगों की आय बढ़ जाती, तो इसके विफलता के कारण क्या रहे, इसकी बात हम अब करेंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि चकबंदी हमारे यहाँ सफल नहीं हो पाई या पूर्णतया सफल नहीं हो पाई। सबसे पहले था कि भूमि के मूल्य निर्धारण की समस्या, भूमि के मूल्य निर्धारण की समस्या। ये समस्या आज भी बनी हुई है। आपको पता है कि शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र या अलग अलग क्षेत्रों में भूमि के जो मूल्य हैं वो अलग अलग हैं। अब इनका एक यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए किसी की ज़मीन वो नहर के किनारे पे पड़ती है, ठीक है, और किसी की भूमि थोड़ा दूर है, तो अब आप इनके मूल्य निर्धारण को कैसे जस्टिफाई करेंगे, ये एक बहुत बड़ी समस्या चकबंदी करते समय रही है। दूसरा क्या है? काश्तकारों को बेदखली का डर। काश्तकारों को, अब जिसके लिए हमने भूमि सुधार लागू किए हैं उन्हीं को ये डर बैठ जाए तो फिर ये चकबंदी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इस कारण भी भारत में चकबंदी बहुत ज़्यादा सफल नहीं हुई। ओके, फिर इसके अलावा कई सारे ऐसे खेत थे जिनका आकार बहुत छोटा था, तो मतलब कई खेतों का आकार बहुत छोटा होना। ओके, आकार बहुत छोटा होना, जिसके कारण चकबंदी के बावजूद खेतों का मतलब जो आकार था वो बढ़ नहीं पाया। उन्होंने चकबंदी की भी, लेकिन आकार में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाई, क्योंकि जब आकार एक हद से ज़्यादा छोटे हो जाते हैं तो फिर उनमें एक चकबंदी के थ्रू भी उनको बढ़ाना संभव नहीं रह जाता है। फोर्थ पॉइंट इसमें रहा कि जो साम्यवादी लोग थे या साम्यवादी जो राष्ट्र थे, वहाँ पर तो अनिवार्य चकबंदी की प्रक्रिया अपनाई गई थी, अनिवार्य चकबंदी की प्रक्रिया अपनाई गई थी, लेकिन भारत में समाजवादी और पूंजीवादी विचारधारा, दोनों विचारधाराओं का योगदान था। इस कारण क्या था कि हमारे यहाँ अनिवार्य चकबंदी का अभाव था, अनिवार्य चकबंदी का अभाव था। इस कारण भारत में चकबंदी विफल हो गई या फेल कर गई। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, आपसी मतभेद रहे। किसानों के या परिवारों के आपसी मतभेद के कारण भी चकबंदी सफल नहीं हुई। ओके, सिक्स्थ पॉइंट की बात करते हैं कि इस पूरी चकबंदी प्रक्रिया को अपनाने में जो सामाजिक कार्यकर्ता थे उनकी भूमिका भी कम रही। सामाजिक कार्यकर्ताओं की, सामाजिक कार्यकर्ताओं की जो भूमिका थी उसमें भी कमी रही। तो ये सारे पॉइंट आप लिख लीजिएगा। थोड़ी सी राइटिंग अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं इनको एक बार फिर से आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। पहला पॉइंट है विफलता के कारण का कि भूमि के मूल्य निर्धारण की समस्या। दूसरा, काश्तकारों को बेदखली का डर। तीसरा, कि कई खेतों का अत्यधिक छोटा आकार होना। चौथा, हमारे यहाँ अनिवार्य चकबंदी ना लागू हो पाना या भारत में अनिवार्य चकबंदी ना लागू हो पाना। पांचवा, आपसी मतभेद। और छठा, सामाजिक कार्यकर्ताओं की कमी। ये एक बहुत बड़ा कारण रहा। तो आज के हमारे टॉपिक में ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब हम अपने इसके सेकंड पार्ट में आगे की चर्चा करेंगे, जिसमें सहकारी कृषि, ठीक है ना, सीलिंग और इनकी चर्चा करेंगे। फिर भारत में भूमि सुधार क्यों विफल रहे इसकी बात करेंगे, और क्या भारत में अभी भूमि सुधार और किए जा सकते हैं या इनको कैसे सफल बनाया जा सकता है, इनकी चर्चा हम अपने सेकंड पार्ट में अब करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। और हम आपको फिर से एक बार बता दें कि जो भी
टॉपिक पीछे 6 चैप्टर जो पढ़ गए हैं, आपके 6 टॉपिक जो कवर हो गए हैं, जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं वो बेधड़क यहाँ से पढ़ते रहें, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुराने टॉपिक्स को हम दोबारा से लाइव सेशन में कंप्लीट कराएंगे, और कोई भी आपके डाउट हैं तो वीक में एक लास्ट दिन एक डाउट सेशन लेके इसको कंप्लीट कराया जाएगा, ठीक है। तो अपने डाउट्स को आप कंप्लीट रखिएगा, और बाकी अगर अभी आपको पढ़ते समय कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिखिए और आपके उस डाउट को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। और ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे अभी जो हमारा अभ्युदय पोर्टल है इस पे नहीं जुड़ पाए हैं, उनको जानकारी नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे हैं या दूर दराज के क्षेत्रों में रह रहे हैं, जिन पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है या कुछ ऐसी समस्याएं हैं और आपका उनसे कोई कनेक्शन है, तो आप उनको ये चीज़ ज़रूर बताएं कि क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं, आप प्रॉपर पढ़ते रहें, ठीक है ना। एग्ज़ाम बहुत पास में है, चाहे यूपीपीएससी का हो चाहे यूपीएससी का हो, तो उसको पढ़ने के लिए आप जो अपनी पढ़ाई है उसको एक धार दें, ठीक है ना, पढ़ाई को तेज करें। और अभी हम लोग प्री प्लस मेंस ओरिएंटेड अपनी पढ़ाई को कर रहे हैं। इसके अलावा जैसे जैसे पीटी आता जाएगा हम लोग पीटी ओरिएंटेड पढ़ाई भी करेंगे, कि जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में सहायता मिले, ठीक है। तो आज का ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका सेकेंड पार्ट जब आएगा तो ये दोनों पार्ट मिलकर आपको सारे पेपर्स में और ऐसे के पेपर में बहुत मदद करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।